हर बदलता चेहरा अपने साथ घटी घटना का आईना होता है। हर चेहरा अपने आप में एक खबर है। हर चेहरा कुछ कहता है। हम चेहरों की भाषा पढ़ना जानते हैं, समझते हैं चेहरों की हकीकत, तभी दिखाते हैं हर वो खबर जो आपके सरोकार की होती है। अयोध्या से एक दुखद हादसा सामने आया है, जहां एक ही परिवार के 12 लोग सरयू नदी में स्नान करते हुए डूब गए। स्थानीय लोगों ने जैसे तैसे मौके पर पहुंचकर 2 लोगों को नदी से बाहर निकाला, लेकिन डूब रहे बाकी लोगों तक वो नहीं पहुंच सके। आनन फानन में प्रशासन को सूचना दी गई। प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। जल पुलिस को डूबे हुए लोगों की तलाश करने में लगाया गया। जल पुलिस की मदद से कुल 8 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है, जिसमें से 5 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया है। डूबने वालों में एक बच्ची और 2 महिलाओं समेत कुल 5 लोग शामिल हैं। 3 लोगों का जिला अस्पताल में अभी भी इलाज चल रहा है। दरअसल एक ही परिवार के 15 लोग आगरा से अयोध्या घूमने पहुंचे थे और अयोध्या दर्शन के बाद एक साथ गुप्तार घाट पहुंचे थे, लेकिन अचानक ये हादसा हो गया। तो वहीं जिला अधिकारी अनुज झा ने बताया कि एक महिला का पैर घाट पर फिसल गया था, जिसको बचाने के लिए परिवार के अन्य सदस्य कूद गए। इसकी वजह से यह हादसा हुआ है। आपको बता दें कि स्नान करने के दौरान कुल 15 लोग थे, जिसमें 12 डूब गए। डूब रहे 3 लोगों को उसी वक्त स्थानीय गोताखोरों ने बचा लिया। डूबने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। परिवार आगरा के सिकंदराबाद से अयोध्या आया था। हम आगरा से चले, हमने कहा अयोध्या घूमने चल रहे हैं। 2 परिवार आए थे, मतलब 4 परिवार थे, 2 गाड़ी में आए थे। सरयू बाहर पे आए थे, हमने कहा अयोध्या पर घूम के जाएंगे। बोले कि नहीं, एक और गुप्त घाट है, वहाँ पे चले जाओ। नाप करके फिर हम यहाँ पे आ गए। यहाँ पे आ गए, नाप हमने छोड़ दी। फिर पूजा वो बोले कि यहाँ पूजा होती है, मंदिर है, वो सीताराम जी का एक और मंदिर था, दोनों मंदिर के दर्शन करे। फिर बोले चलो इधर घूमे आते हैं। घूमने आ गए, यहाँ बैठ गए। वहाँ पे आ गई बारिश, 4 लेडीज हमारी यहाँ बैठ गई थी कि जल फल ले लें, और हम यहाँ बैठे थे। भीग गए तो कपड़े उतार के बैठे थे। एकदम वो फिसले तो हमने कहा ये क्या हुआ। एक लग गई, फिर दूसरी लग गई, तीसरे लुढ़कते फिर सीधे चले गए। फिर हम दोस्त के दिखते रहे। कितने लोग थे? हम 15 थे, लेकिन 12 चले गए। फैमिली जो है वो यहाँ पे आई हुई थी। कुल मिला के उस फैमिली में 15 लोग थे, जिन्होंने यहाँ पे गुप्तार घाट पे वो वहाँ पे टहल रहे थे। जिस वक्त उसमें से कुछ महिलाएं नहाने या हाथ पैर धोने के लिए नीचे पानी में उतरी थी। उसमें से कुछ महिलाओं के अचानक से डूबने जैसी स्थिति हुई, तो उसमें पूरी फैमिली जो है उनको रेस्क्यू करने के लिए तुरंत वहाँ पे कूद पड़ी। तो उसमें जो है उसी वक्त हमारे जो लोकल वहाँ पे डाइवर वगैरह रहते हैं, गोताखोर रहते हैं, उन लोगों ने 3 लोगों को वहाँ पे बचाया और 12 लोग जो है शुरुआत में बह गए थे। उन 12 में से अब तक जो है 4 लोगों को जिंदा रेस्क्यू कर लिया गया है, लाइव रेस्क्यू कर लिया गया है। चारों तरफ जो है इसमें फ्लड पीएसी की टीम, जल पुलिस की टीम और जो हमारे लोकल जितने भी गोताखोर नाविक हैं, इन लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया है। लगातार चारों तरफ ये ढूंढ रहे हैं अपनी नावों के माध्यम से और कांटा लगा के भी सब चीज़ें ढूंढ रहे हैं। तो अब तक 4 लोगों को इन्होंने जिंदा उसमें रेस्क्यू किया है और बाकी लोगों पर भी जो है अभी कार्रवाई चल रही है। उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर घमासान लगातार जारी है। मतदान के दौरान कई जगह बवाल और फायरिंग की सूचनाएं आ रही हैं। हमीरपुर और इटावा में सपा भाजपा समर्थकों में जमकर झड़प हुई। कई राउंड फायरिंग भी हुई। पुलिस ने भी आंसू गैस की फायरिंग की। स्पेशल पुलिस बुलाई गई है। इटावा से भाजपा सदर विधायक सरिता भदौरिया और जिलाध्यक्ष के साथ पुलिस की कहासुनी भी हुई है। उधर हमीरपुर के सुमेरपुर विकास खंड में ब्लॉक प्रमुख पद के लिए हो रहे मतदान के दौरान सपा भाजपा समर्थक आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें 2 वाहन क्षतिग्रस्त होने के साथ सपा प्रत्याशी समेत उनका बीडीसी भाई घायल हो गया। हालांकि मामले को शांत करा लिया। मामले को शांत कराकर पुलिस ने प्रत्याशी और उसके भाई को मतदान स्थल में प्रवेश कराया। जिले में ब्लॉक प्रमुख पद को लेकर सुमेरपुर का चुनाव सबसे अधिक संवेदनशील है। यहां चुनाव को लेकर शुक्रवार रात से ही सरगर्मियां तेज हो गई थी, जहां जालौन के 8 थाना क्षेत्र स्थित एक महाविद्यालय में रुके सपा प्रत्याशी जय नारायण सिंह यादव के समर्थक बीडीसी सदस्य के साथ मारपीट की गई। साथ ही 4 सदस्यों को भी मौके से उठा लिया गया। इसके बाद से सदस्यों और प्रत्याशियों को थाने में बिठाए रखा गया। शनिवार सुबह सभी को वहां से छोड़ दिया गया। वहीं सुमेरपुर विकास खंड परिसर में मतदान शुरू होते ही सबसे पहले भाजपा समर्थित प्रत्याशी पूजा सिंह 11 बीडीसी सदस्यों के साथ मतदान को पहुंची। वहीं बाद में सपा समर्थित प्रत्याशी जय नारायण सिंह यादव अपने बीडीसी सदस्यों के साथ मतदान को जा रहे थे। तभी हाईवे पर श्री गायत्री विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के पास मौजूद भाजपा समर्थकों से
झड़प होने लगी। कुछ ही देर में दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चलने लगे, जिसमें सपा प्रत्याशी की स्कॉर्पियो और भाजपा समर्थक की कार क्षतिग्रस्त हो गई। इसके अलावा सपा प्रत्याशी जयनारायण व उनके बीडीसी भाई जयनारायण की भी चोटें आई हैं। वहीं पुलिस मामले को शांत कराने में जुटी रही। बाद में समझाने के बाद दोनों पक्ष शांत हो गए। सपा समर्थकों को जहां तपोभूमि के पास रोक दिया गया, वहीं भाजपा समर्थक गायत्री विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के सामने डटे रहे। इसके साथ ही सपा प्रत्याशी उनके भाई को मतदान परिसर में प्रवेश कराया गया। हालांकि अभी भी माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। हम लोग अपने क्षेत्र पंचायत सदस्यों को लेकर सुमेरपुर ब्लॉक के अंदर आने ही वाले थे कि अमृतपुर आश्रम के पास चंदन शुक्ला के आदमियों ने लगभग 50 से 60 आदमी रहे होंगे। चंदन शुक्ला स्वयं था, गाड़ी के आगे आके उसने पहले रिवाल्वर लगा दिया गाड़ी, तो ड्राइवर ने गाड़ी रोक दिया है। जैसे ड्राइवर ने गाड़ी रोकी तो उसके साथ ही उन्हें लाठी डंडा से गाड़ी के सारे शीशे गाड़ी पूरी हमारी तोड़ डाली है। इसके बाद हमको गाड़ी के खींच के सब लोगों को हमारे आदमी को मारा है, मेरा सर फट गया है और हमारे जितने भी बीडी सदस्य सबको ज़बरदस्ती गाड़ी में लेके अगवा करा के ले गए। चुनाव हो रहा था, सदस्य लोग वोट करने आए थे और उसी में एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष पर अटैक किया गया। पुलिस मौजूद थी, तत्काल पुलिस ने आवश्यक बल प्रयोग किया करके स्थिति को संभाल लिया है। इस समय स्थिति सामान्य है, चुनाव चल रहा है शांतिपूर्वक। पुलिस के सामने गुंडागर्दी करने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? बिल्कुल कार्रवाई होगी, इसमें अभियोग पंजीकृत करके इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। लाठी डंडों से लैस थे इतने दोनों पार्टियों के लोग, कहीं ना कहीं पुलिस का फेलियर है। कार्रवाई की जाएगी, इसमें जिसका भी फेलियर उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। फिरोजाबाद जिले में 9 ब्लॉकों में नारखी, टूंडला, एका ब्लॉक में भाजपा के क्षेत्र पंचायत प्रमुख निर्विरोध निर्वाचित हो गए थे। 6 ब्लॉकों में शनिवार को पुलिस प्रशासन की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 11 बजे से 3 बजे तक मतदान हुआ। जसराना अराव में भाजपा के प्रत्याशी ही भाजपा को चुनौती देते रहे। बात अगर जसराना की करें तो यहाँ की कुल वोटर संख्या थी 63, जिसमें भाजपा विधायक पप्पू लोधी की पत्नी संध्या लोधी के पक्ष में 34 वोट पड़े। वहीं दूसरे भाजपा प्रत्याशी यानी कि संजीव यादव के पक्ष में 29 वोट पड़े। जसराना ब्लॉक से ब्लॉक प्रमुखी की दावेदार संध्या लोधी की 5 वोट से जीत हुई। वहीं बात अगर अराव ब्लॉक की करें तो यहाँ दोनों दावेदार भाजपा के ही थे, जिसमें भाजपा प्रत्याशी यानी कि पूर्व ब्लॉक प्रमुख कमलेश राजपूत के पक्ष में 45 वोट पड़े, जबकि भानुपुरा निवासी इंजीनियर सचिन यादव के पक्ष में 28 वोट पड़े। कुल मिलाकर यहां कमलेश राजपूत को 17 वोट अधिक मिलने से विजयी घोषित किया गया। शिकोहाबाद ब्लॉक में बीडीसी सदस्यों की संख्या थी 91, जिसमें भाजपा की प्रिया यादव को 51 वोट मिले, जबकि सपा की रूबी यादव को 37 वोट पर ही संतोष करना पड़ा। 3 वोट निरस्त हो गए। कुल मिलाकर यहां 14 वोट से भाजपा की प्रिया यादव को विजयी घोषित किया गया। ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जीती हैं, आपका क्या वो रहेगा जनता के प्रति? कैसे मैं जनता की सेवा करूंगी और विकास करवाऊंगी और जो जनता से वादे किए क्षेत्र से वो वादे पूरे करूंगी। आप जीत का श्रेय किसे देना चाहते हैं? मैं जीत का श्रेय माननीय दादाजी मेरे हरिओम यादव को देना चाहती हूँ और चाचा जी छोटू यादव को देना चाहती हूँ। किस तरह के विकास करना चाहेंगे जीतने के बाद? मैं जो भी विकास होते हैं क्षेत्र के लिए, सड़कें बनती हैं, बाकी और जितने काम होते हैं, जो जनता से वादे जो जनता लेकर आएगी वो सारे काम करवाएंगे। हाथवंत ब्लॉक में बीडीसी संख्या 75 थी, जिसमें 74 वोट पड़े। भाजपा प्रत्याशी स्वाति चौहान को 28, सपा प्रत्याशी सुरेश यादव को 44 वोट मिले, जबकि 2 वोट निरस्त हो गए। यहाँ 16 वोट से सपा प्रत्याशी सुरेश यादव को विजयी घोषित किया गया। मदनपुर ब्लॉक में बीडीसी सदस्यों की संख्या थी 94, जिसमें 82 वोट पड़े। यहाँ 2 दावेदार चुनाव मैदान में थे और दोनों ही निर्दलीय। यहाँ जोगेंद्र यादव की मां पुष्पा देवी को 62 वोट मिले, तो वहीं सरला देवी को 20, जबकि 6 वोट निरस्त हो गए। मदनपुर ब्लॉक से पुष्पा देवी को 42 वोट से विजयी घोषित किया गया। फिरोजाबाद ब्लॉक से भाजपा प्रत्याशी लक्ष्मी नारायण यादव को 10 वोटों से विजयी घोषित किया गया। यहाँ कुल बीडीसी सदस्यों की कुल संख्या थी 115, जिसमें 59 वोट लक्ष्मी नारायण यादव को मिले, जबकि सपा प्रत्याशी इंद्रपाल गुर्जर को 49 वोट मिले। 144 लागू है। अभी देखो असला लेके पहुंच गए जसराना में, बंद कराया मैंने उनको। तो आप भी तो मानिए इस बात को
कि हमें कानून का पालन करना है, तो जब नहीं पालन करते हो तो पंचायती में करनी पड़ती है, बस्ती करनी पड़ती है। तो इसलिए मेरा अभी यही मानना है कि सब आप देख रहे हो, आराम से वोट डाल रहे हैं, सबका स्वागत है। अनावश्यक लोग कोई र्यूमर न फैलाएं, अनावश्यक गुंडे करने का प्रयास न करें, कानून को हाथ में न लें, आराम से वोट डालें। मतदान ये प्रजातंत्र का ये गौरव है, ये उत्सव का विषय है, सबका स्वागत है। इसे कलंकित न करें किसी तरह। एक शादी समारोह में उस समय रंग में भंग पड़ गया जब दूल्हे की प्रेमिका शादी में अधम की और खूब हंगामा किया। आनंद फानन में बारातियों और गार्डन प्रबंधन ने मुख्य द्वार बंद कर प्रेमिका को बाहर कर दिया, जिसके बाद लड़की खूब चिल्लाई, लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी। मामला मध्य प्रदेश के होशंगाबाद का है, जहां कोठी बाजार स्थित कामाख्या गार्डन में शादी चल रही थी। ऐसे में प्रेमिका शादी समारोह में आ घुसी, लेकिन ये उसके घर वालों को नागवार था। फिर क्या था, उन्होंने लड़की को गेट के बाहर करके अंदर से ताला जड़वा दिया। ऐसे में लड़की खूब चिल्लाई कि बाबू तुम शादी कर रहे हो, मुझे एक बार तो बता देते, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। लड़की गेट पर खड़े होकर शादी में आए लोगों से दूर होकर दूल्हे से मिलने की गुहार लगाती रही, लेकिन किसी ने एक नहीं सुनी। बताया जा रहा है कि भोपाल में रहने वाली प्रेमिका का होशंगाबाद में रहने वाले लड़के से करीब 4 साल से प्रेम संबंध था। जैसे ही लड़की को पता चला कि लड़का शादी करने जा रहा है, बस फिर क्या था, वो वहां आ धमकी और खूब हंगामा किया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लड़की को अपने साथ थाने ले गई, जहां उससे पूछताछ की जा रही है। आखिर लड़की ने युवक के खिलाफ कोई FIR दर्ज क्यों नहीं करवाई? अगर वो चाहती तो शादी रुकवा भी सकती थी। मामला काफी अजीब लगा कि युवती बिना कोई रिपोर्ट लिखवाए अपने घर वापस लौट गई। मिली थी कि कामाख्या गार्डन का एक महिला हंगामा कर रही है। जो मैं सूचना पर पहुंची महिला होने के लिए, तो देखा कि वो गेट के बाहर खड़ी हुई थी। जिससे उसकी समस्या के बारे में पूछा तो उसने कहा कि मैं थाने चल के आपको बताती हूँ। जो थाने लेकर आए तो उसके द्वारा ये कहना था कि जिस लड़के की वहाँ शादी हो रही थी उसको उससे आपत्ति थी। फिर हमने पूछा आप कार्रवाई के संबंध में क्या चाहते हैं, तो वो बोली मैं कोई कार्रवाई नहीं चाहती हूँ, जो है हो गया, अब मैं इस मैटर पे कोई कार्रवाई नहीं चाहती हूँ। और वो फिर अपने घर के लिए चली गई। सरकारी तेल कंपनियों ने आज पेट्रोल डीजल के दाम में भारी बढ़ोतरी की है। आज पेट्रोल के दाम 35 पैसे की बढ़ोतरी के साथ लोगों पर फिर से महंगाई का बोझ डाल रहे हैं। इसी के साथ ही डीजल भी हर लीटर पर 26 पैसे महंगा हुआ है। दिल्ली के बाजार में शनिवार को इंडियन ऑयल के पंप पर पेट्रोल 100 रुपए 91 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। इसी के साथ ही डीजल भी 89 रुपए 88 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं प्रमुख शहरों में तेल की कीमतों पर नजर डालें तो मुंबई में पेट्रोल की कीमत 106 रुपए 93 पैसे प्रति लीटर है और इसी तरह से डीजल के दाम 97 रुपए 46 पैसे प्रति लीटर है। वहीं चेन्नई में तेल की कीमतों पर नजर डालें तो यहाँ पेट्रोल के दाम 101 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर है और डीजल की कीमत 94 रुपए 39 पैसे प्रति लीटर है। वहीं कोलकाता की बात करें तो यहाँ पेट्रोल के दाम 101 रुपए 1 पैसे प्रति लीटर है और डीजल के दाम 92 रुपए 97 पैसे प्रति लीटर है। आपको बता दें कि दिल्ली, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के साथ साथ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और जम्मू कश्मीर के साथ साथ उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल, बिहार, पंजाब, लद्दाख और सिक्किम में पेट्रोल का भाव 100 रुपए प्रति लीटर को पार कर गया। वहीं डीजल भी अब पीछे पीछे कई राज्यों में जैसे राजस्थान, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में 100 रुपए को पार करने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि जब कोई महत्वपूर्ण चुनाव होता है तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें नहीं बढ़ती। कई राज्यों में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया चलने की वजह से बीते मार्च और अप्रैल में पेट्रोल की कीमतों में कोई भी इजाफा नहीं किया गया। इस दौरान कच्चा तेल महंगा होने के बावजूद भी पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़े, लेकिन बीते 4 मई से तेल की कीमतों में इस कदर उछाल हुआ कि अब ये 39 दिनों के अंदर ही 10 रुपए 59 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। यानी जनता पर महंगाई का बोझ दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। मैं इंजीनियर आगा यूनुस, कांग्रेस पार्टी लीडर अलीगढ़। आज देखिए न्यू इंडिया में लोग जो भिखारी बनते चले जा रहे हैं, लोगों की लुटती कमाई, लुटता रोजगार और आसमानी महंगाई।
जिसके अंदर पेट्रोल डीजल के दामों में आसमानी ऊंचाइयों पर ले जाके मोदी सरकार ने छोड़ दिया है और लगातार उसमें भी वृद्धि करती चली जा रही है। जनता के जेब में डाका पड़ रहा है, जनता के साथ आर्थिक लूट की जा रही है। टाई और कटोरा इसलिए कि हमारा जो है ये कहने का मतलब है कि लोगों पर रोजगार नहीं है और जिनके रोजगार थे वो छूट चुके। ये बीते कोरोना अवधि में 1 करोड़ लोगों का रोजगार जा चुका है, 97% लोगों की आय में कमी हो चुकी है, 23 करोड़ लोग मध्यम वर्गीय से गरीब में प्रवेश कर चुके। आज लोगों की जनता के हाथ में कटोरा आ चुका है। आज टाई वाले लोग कटोरा लेकर सड़कों पर उतरे हैं, आज भीख मांग रहे हैं। आज हमारी मांग ये है कि गद्दी छोड़ो मोदी सरकार, तुमसे शासन नहीं चलता। मोदी तेरे राज में, 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 न्यू इंडिया में मोदी के नाम पर कुछ तो पैसा दे दे बाबा, मोदी के नाम पे कुछ तो पैसा दे दे बाबा, 1 रुपया देगा तभी 60 पैसे टैक्स में दूंगा। उत्तर प्रदेश के राज्य विधि आयोग ने यूपी जनसंख्या विधेयक 2021 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। जल्द ही आयोग इसे अंतिम रूप देने के बाद राज्य सरकार को सौंप देगा। इस ड्राफ्ट में यूपी में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानूनी उपायों के रास्ते सुझाए गए हैं। इस ड्राफ्ट के तहत जिनके पास 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे वे ना तो सरकारी नौकरी कर पाएंगे और ना ही चुनाव लड़ पाएंगे। आपको बता दें कि आयोग ने ड्राफ्ट को सरकारी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। साथ ही 19 जुलाई तक जनता से राय भी मांगी है। इस ड्राफ्ट को ऐसे समय पर पेश किया गया है जब यूपी में 11 जुलाई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नई जनसंख्या नीति 2021-2030 जारी करेंगे। गौरतलब है कि राज्य विधि आयोग ने यह ड्राफ्ट खुद तैयार किया है। इस ड्राफ्ट को तैयार करने के सरकारी आदेश नहीं है। उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग के प्रस्ताव के मुताबिक 2 से ज़्यादा बच्चों के माता पिता सरकारी नौकरी का आवेदन नहीं कर पाएंगे, प्रमोशन का मौका भी नहीं मिल पाएगा, 77 सरकारी योजनाओं व अनुदान का लाभ भी नहीं मिलेगा। साथ ही स्थानीय निकाय चुनाव नहीं लड़ने समेत कई तरह के प्रतिबंध लगाने की सिफारिश भी की गई है। अब लाभ क्या मिलेगा? राज्य विधि आयोग के प्रस्ताव के मुताबिक एक बच्चे की नीति अपनाने वाले माता पिता को कई तरह की सुविधाएं मिलेंगी। अगर परिवार के अभिभावक सरकारी नौकरी कर रहे हैं और नसबंदी कराते हैं तो उन्हें इंक्रीमेंट, प्रमोशन, सरकारी आवासीय योजनाओं में छूट जैसी कई सुविधाओं का लाभ मिलेगा। 2 बच्चों वाले माता पिता अगर सरकारी नौकरी नहीं करते हैं तो उन्हें बिजली, पानी, हाउस टैक्स, होम लोन में छूट समेत कई अन्य सुविधाएं देने का प्रस्ताव है। योगी सरकार इस फॉर्मूले को ग्रीन सिग्नल अगर देती है तो फिर यूपी में जनसंख्या नियंत्रण की दिशा में यह बड़ा कदम होगा। देखिए, जनसंख्या नियंत्रण पर तो हम शुरू से ही इस पक्ष में रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए। और पहले भी हमने वो दिन देखा है जो इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी तो एक नसबंदी योजना चली थी। उस नसबंदी योजना में लोग बहुत परेशान हो गए थे और पूरी सरकार चली गई थी। स्वेच्छा से नहीं था, दबाव से था। आज भी जो है स्वेच्छा से शिक्षा के द्वारा लोगों को प्रेरित करना चाहिए और जो है जनसंख्या पर कंट्रोल होना चाहिए। जब जनसंख्या पर कंट्रोल होगा तो हमें रोजगार के अवसर मिलेंगे, हमें प्रगति का रास्ता मिलेगा, अच्छी शिक्षा हम दिला पाएंगे। ये जनसंख्या ज़्यादा होगी तो आमदनी हमारी सीमित होगी तो हम बच्चों को उच्च शिक्षा नहीं दिला सकते, उनका जीवन स्तर हम ऊंचा नहीं कर सकते। इसलिए जनसंख्या देश हेतु में हमें जनसंख्या पर नियंत्रण करना चाहिए। इटावा के इकदिल थाना क्षेत्र में बिजली के पोल से गिरकर घायल हुए अड्डा नावली निवासी ब्रजमोहन की इलाज के दौरान सैफई में मौत हो गई। बिजली विभाग के कर्मचारियों ने मुआवजे की मांग को लेकर परिजनों के साथ बरतना रोड पर शव रखकर करीब 3 घंटे हंगामा किया। आपको बता दें कि ब्रजमोहन 1 जुलाई को महानेपुर गांव में बिजली के पोल पर चढ़कर लाइट सही कर रहा था। तभी अचानक लाइट आने के कारण
पोल से नीचे गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को काफ़ी समझाया। पिता रामबाबू ने बताया कि ब्रजमोहन ही पूरे घर का खर्च चलाता था, लेकिन अब गुजारा कैसे होगा। उधर थाना प्रभारी जीवाराम यादव ने परिजनों को काफ़ी समझाया बुझाया, तब जाकर कहीं परिजन शांत हुए और उसके बाद परिजनों ने सबको सड़क से हटाया। फिर उसके बाद अंतिम संस्कार के लिए ले गए। और विद्युत विभाग का कोई कर्मचारी यहाँ मौजूद नहीं है। आप लोगों की क्या मांगे हैं? अब मांग कुछ नहीं, मेरा भाई वहाँ पे विद्युत विभाग में कर्मचारी था, ऊपर से लट्ठे से गिर के मौत हुई है करंट के द्वारा। ऑन ड्यूटी काम कर रहा था, ऑन ड्यूटी। और कर्मचारी वो पुलिस मतलब विद्युत विभाग वाले कोई सहयोग करने को तैयार नहीं है। अपनी अपनी गाड़ी लेके घूम रहे हैं, कह रहे हैं मेरा उसमें कुछ नहीं, मेरे द्वारा तुम्हारा भाई नहीं मरा है। अच्छा अच्छा, ऐसे मर गया है, ऐसे कह रहे हैं। आप लोग अब क्या चाहते हैं? किसके द्वारा आप ये चाहते हैं कि यहाँ पे जो आए? इसकी एक बेटी है, एक बीबी है जी। इनका जीवन तो आप मांग तो कर रहे हो, किससे मांग कर रहे हैं? ये पुलिस प्रशासन आपको नहीं देगा। जब कोई आए पुलिस प्रशासन आपको नहीं देगा यहाँ के, मेरी बात समझिए, पुलिस प्रशासन आपको नहीं देगा। आप किससे मांग कर रहे हैं? कौन सा बिजली अधिकारी आए? आप उसका नाम बताइए, उसका पद बताइए, कुछ तो बताइए। उसकी 1.5 साल की बिटिया है, उसके खाते में 1.5 लाख रुपए आप ट्रांसफर करवा दो। हाँ। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसके भविष्य का क्या होगा क्या नहीं होगा। अच्छा, मोहन के एक बच्ची है सिर्फ, वो भी 1.5 साल की, 2 साल हुई है शादी को। जी जी जी। तो आपकी मांग है कि बिजली विभाग का कोई भी जिम्मेदार कर्मचारी आए, उसके बाद आपको ये चीज बोले, हमें मतलब तुरंत नकद करने चाहिए, ये नहीं कि मुझे बाद में। मैं कई बार देख चुका हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं। आप लोग एक तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से पुलिस प्रशासन के साथ में, पुलिस प्रशासन के साथ में जिम्मेदारी से भी इस चीज को कर सकते हैं। पुलिस प्रशासन खड़ा हुआ है, पुलिस प्रशासन के आप साथ में एकदम जिम्मेदारी से इस चीज को कर सकते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ, पुलिस प्रशासन यहाँ पहले कैसे आ गया? नहीं, वो तो पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है, वो आएगा। पुलिस प्रशासन खबर पड़े आप आएगा। आप जिम्मेदारी के साथ, मेरी बात समझिए, कर्मचारी वहाँ पहुँचने को तैयार नहीं है, यहाँ आने को तैयार है। आप जिम्मेदारी के साथ काम करिए, उसके बाद आपकी सारी मांगे पुलिस प्रशासन तो नहीं मानेगा आपकी मांगे। मांगे आप यहाँ आ गया, वहाँ क्यों नहीं आया? उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर घमासान जारी है। गोंडा में पूर्व विधायक बैजनाथ दुबे का भड़काऊ वीडियो वायरल हुआ है। पूर्व विधायक कार्यकर्ताओं को लाठी डंडों के साथ तैनात रहने की सलाह दे रहे हैं। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक बैजनाथ दुबे अपने निजी स्कूल में सपा कार्यकर्ताओं को टिप्स दे रहे हैं। उनके टिप्स देते हुए ये वीडियो वायरल हुए हैं। हालांकि इस पर इन्होंने अब सफाई भी दी है, लेकिन सबसे पहले आप सुनिए कि पूर्व विधायक सपा कार्यकर्ताओं को कैसे भड़का रहे हैं। सब लोग अपना तैनाती से लाठी डंडा लाए हो तो लाठी डंडा ले लो, ना लाए हो तो वो हुआ पड़ा है। वीडियो में पूर्व विधायक लाठी डंडों के साथ तैनात रहने की सलाह दे रहे हैं। लाठी न होने पर स्कूल परिसर से ही लेने की सलाह दे रहे हैं। लाठियां गाड़ी में भरी जा रही हैं। वायरल वीडियो में सपा कार्यकर्ता सड़कों पर लाठी लेकर चलते दिखाई दे रहे हैं। पूर्व विधायक बैजनाथ दुबे से जब इस बारे में पूछा गया तो वो साफ मुकर गए। उन्होंने इसे विपक्षियों की साजिश बताया और कहा कि उन्हें फंसाने के लिए वीडियो से छेड़छाड़ की गई है, वीडियो को एडिट किया गया है। उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर कई जगह से हिंसा की खबरें आती रही हैं। इस घटना से पहले सपा और बीजेपी कार्यकर्ताओं में पत्थरबाजी की भी खबर आई थी। समाजवादी पार्टी नेता बैजनाथ दुबे मीडिया के सामने शुक्रवार को गांधीगिरी और अहिंसा की बात कर रहे थे। अब आपको बता दें कि नामांकन के दिन पूर्व विधायक बैजनाथ दुबे पर हमला हुआ था, जब वो सपा समर्थित पंकज गोस्वामी का पर्चा दाखिल कराने कटरा ब्लॉक में गए थे। इस ब्लॉक में क्षेत्र पंचायत प्रमुख पद पर चुनाव हो रहा है। इसके लिए पूर्व विधायक कार्यकर्ताओं को लाठी डंडे लेकर पहुंचने की अपील कर रहे थे। बैजनाथ दुबे ने इसे बीजेपी की साजिश बताया, जबकि वीडियो में वो साफ तौर पर कार्यकर्ताओं को भड़काते दिख रहे हैं। हालांकि अब पूर्व विधायक ने मामले को लेकर अपनी सफाई दी है। वो वायरल वीडियो में सुनाई दे रही सारी बातों से मुकर गए हैं। साजिश करके बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं भवानी भीख शुक्ला, उनकी गाड़ी है, वो अपने गाड़ी में बांस रखवा रहे हैं। अब आप वो वीडियो देख लीजिएगा, उसमें एक छोटा सा लड़का खड़ा है, जबकि मैं स्कूल में था और स्कूल में कोई ऐसा मैंने भाषण नहीं दिया है, मैंने कोई ऐसा संकेत नहीं किया है, ऐसा कोई डायरेक्शन किसी कार्यकर्ता को नहीं दिया है कि आप लाठी डंडा लेकर के चलिए। पहली बात। दूसरी बात, मैंने सैकड़ों कार्यक्रम, आंदोलन, धरना प्रदर्शन किया है, लेकिन मेरे धरना प्रदर्शन में कभी कोई हिंसा नहीं हुई है। हमेशा मैं जो है शांतिपूर्वक जो है आंदोलन करता हूँ। मैं ऐसी भाषा का प्रयोग कभी कर ही नहीं सकता हूँ।